नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। इन वीडियोस में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो भी वन डे पिछले 2 दिन के दौरान इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, करंट के इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं, उनको हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं विद एडिशनल फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के साथ हम इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आएगी और हमारा प्रयास भी पसंद आएगा, तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप इन ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडिया इज कंडक्टिंग सदा तंसिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सदा तंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया या फिर सऊदी अरेबिया? तो इसका राइट आंसर है भारत सऊदी अरेबिया के साथ सदा तंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। चलिए इसके बारे में हम इस आर्टिकल में देखते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू बिगन फ्रॉम जनवरी 29 टू February 10, यानी कि ये 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 10 फरवरी तक चलने वाली है एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में होगा क्या? इसका उद्देश्य है enhance synergy, interoperability and jointmanship by learning and sharing best practices between the armies of both nations। इस एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के अच्छे अच्छे जो काम है, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, इन दोनों देशों का क्या क्या यूनिक आता है वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये भारत की सऊदी अरब के साथ फर्स्ट इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सऊदी अरेबिया के साथ भारत पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहा है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं क्या है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है राजस्थान में। इसमें भारतीय सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सदा तंसिक दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाली अपनी तरह का पहला अभ्यास है ये। ठीक है, आगे देखिए। जो और एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं तो वो देख लीजिए। पहली एक्सरसाइज है अल मोहद अल हिंदी। इसमें इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट नेवल जॉइंट एक्सरसाइज। ये नेवी की एक्सरसाइज है। और जो सदा तंसीक है वो है आर्मी की एक्सरसाइज, वो आर्मीज के बीच होती है। और ये अल मोहद अल हिंदी होती है, नेवीज के बीच होती है। ठीक है, आगे देखिए। एक्सरसाइज अल हिंदी aims to conduct tactical maneuvers, search and rescue operations and an electronic warfare exercise to enhance interoperability। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अल हिंदी एक्सरसाइज जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक्सरसाइज करने के लिए एक दूसरे देशों के साथ कंडक्ट की जाती है। तो ये दो तरह की एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ भारत करता है। ठीक है, इसके बाद और देखिए, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ भारत का एक अग्रीमेंट और क्या हुआ है? सऊदी अरेबिया के साथ भारत का हज अग्रीमेंट हुआ है, हज। जैसा कि आपको पता है हर साल हजारों मुस्लिम्स मक्का मदीना जाते हैं और इसको बोलते हैं हज पिलग्रिमेज। जो मक्का मदीना है उसको हल हज पिलग्रिमेज के नाम से जाना जाता है। तो हर हर देश के लिए एक कोटा रिजर्व होता है, एक कोटा रिजर्व होता है हर देश के लिए। भारत के लिए भी ये कोटा रिजर्व है। पर इस बार खास बात ये है कि इस कोटे को बढ़ाकर 1,75,025 लोगों के लिए कर दिया है। पहले ये कोटा कुछ 50,000 से 60-70,000 लोगों के लिए ही रिजर्व था, पर अभी 2024 में ये कोटा लगभग 1,75,025 लोगों के लिए कर दिया है। और ये कब साइन हुआ? ये 8 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी मंथ में साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में। तो इससे भी दोनों देशों के रिलेशनशिप्स और बेहतर होंगी। ठीक है, आगे देखिए। सऊदी अरेबिया है कहाँ पे? ये देखिए, मक्का मदीना सऊदी अरब में है। ये इंडिया हमारा प्यारा भारत है और ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब हम यहाँ से जाते हैं, ये है रेड सी, ये है रेड सी। यहाँ से होके हुए ये सऊदी अरेबिया है, यमन के बगल में। और यहीं पे यमन के जो हुतीस हैं वही यहाँ से आने वाले शिप्स पे अटैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता बिल्कुल चिंताजनक हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। एक रास्ता यहाँ पे इस सऊदी अरब जाने का यहाँ से भी है। ये कतर होते हुए यहाँ पे कतर पड़ता है और ये बहरेन और यहीं पे बीच में सऊदी अरेबिया का भी बॉर्डर लगता है इस एरिया से।
ठीक है। यहाँ पे मक्का मदीना है जिसके लिए सऊदी अरब जाना जाता है। बात करें सऊदी अरब में एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर्स भी है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, ओआईसी। ओआईसी का संगठन भी सऊदी अरेबिया की कैपिटल जेद्दा में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है जेद्दा, वहां पे ओआईसी का हेडक्वार्टर्स है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Tata Group and Airbus signed to manufacture H125 civil helicopter. Where will the helicopter be manufactured? टाटा समूह और एयरबस ने H125 सिविल हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, एयरबस जो कंपनी है वो है फ्रांस की कंपनी है ये, जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स बनाती है। ठीक है। और रिसेंटली 26 जनवरी पे जो हमारे गेस्ट थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन थे वो हमारे 26 जनवरी के गेस्ट थे। उस दौरान ये डील, जो एग्रीमेंट है वो हुआ है इन हेलीकॉप्टर्स को बनाने का। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वडोदरा गुजरात में लगाया जाएगा। वडोदरा गुजरात में इसका प्लांट लगाया जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। एयरबस की आर्टिकल है ये एयरबस का। एयरबस पार्टनर्स विथ टाटा ग्रुप टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन द प्राइवेट सेक्टर। ये टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एयरबस जो है वो हेलीकॉप्टर्स बनाएगा भारत के अंदर। ठीक है। आइए इस हेलीकॉप्टर के बारे में देखते हैं। ये एक अनरिवर्ल्ड इन हॉट एंड हाई एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। ओनली हेलीकॉप्टर टू हैव लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट। ये हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट पे भी लैंड हो चुका है। ठीक है। और देखिए इसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन 2026 में। इस हेलीकॉप्टर का जो प्रोडक्शन है, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, वो H125 का 2026 में हो जाएगा। ठीक है। इसमें और क्या है, इसमें 6 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। पायलट के अलावा पायलट्स के अलावा 6 पैसेंजर्स इसमें, टोटल 6 पैसेंजर्स इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें जो पार्टनरशिप की है वो एयरबस और भारत के टाटा ग्रुप के साथ की गई है। ओके। इसका किस किस में इसका जो काम है वो हो सकता है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में इसका उपयोग किया जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम में लिया जाएगा, और कोई एरियल वर्क होगा उसमें इसको काम में लिया जाएगा। आगे देखते हैं चलिए। 26 जनवरी 2024 को टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण और स्थानीयकरण घटकों के साथ नागरिक हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के वडोदरा में की जाएगी। ठीक है। इस हेलीकॉप्टर को व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। बात करें, टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, और जो सीईओ ऑफ एयरबस हैं वो है गुइलियोमे फौरी, इसके सीईओ हैं एयरबस के। टाटा और एयरबस दोनों कंपनियां वडोदरा सुविधा में कम से कम 40 C295 त्रिवन विमान भी बनाएंगी। यहाँ पे 2 तरह के विमान बना रही हैं। इसकी निगरानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा की जाएगी, यानी इसके निगरानी में इनको बनाया जा रहा है। किसकी निगरानी में? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है। 2 तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 69th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 27 एंड 28 जनवरी 2024 गुजरात में। ये फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी हुई है। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड? 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27 से 28 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है रणबीर कपूर ने। तो देखिए यहाँ पे आलिया भट्ट ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का, रणबीर कपूर ने जीता है बेस्ट एक्टर का, और बेस्ट फिल्म जो है वो है 12th फेल, माय फेवरेट ऑल्सो। 12th फेल मूवी जो है उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। आगे देखिए इसमें, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी जो होस्ट थे वो थे करण जौहर। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो जीता है। विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है।
और इसके साथ ही बारहवीं फेल ने बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट फिल्म पॉपुलर का भी अवार्ड जीता है। देखिए ये पूरी लिस्ट है फिल्म फेयर अवार्ड्स की, किस किसने कौन सा अवार्ड जीता है। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल, बेस्ट स्क्रीन प्ले 12th फेल। तो ये 3 अवार्ड्स 12th फेल को मिले हैं। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर फॉर एनिमल, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में विक्की विनर है विक्की कौशल डंकी मूवी के लिए। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा जरूर से। इसके बाद है फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और कब स्थापित किए गए थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है वो 1954 में स्थापित किए गए थे। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जो है वो 1954 में ही स्थापित किए गए थे। 19 जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। फिल्म फेयर अवार्ड्स आर गिवन एनुअली बाय फिल्म फेयर मैगजीन फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ हिंदी फिल्म। तो जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा दिए जाते हैं और जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो हमारी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। रिसेंटली पद्म अवार्ड्स 2024 वर अनाउंस्ड, टोटल हाउ मेनी सेलिब्रिटीज विल गेट दीज अवार्ड्स। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। कुल कितनी हस्तियों को ये पुरस्कार मिलेंगे। तो टोटल 132 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट हाईएस्ट अवार्ड है भारत का। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पद्म अवार्ड्स होते हैं जो 132 टोटल अवार्ड्स भारत में दिए जाएंगे। 132 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें से देखिए विजयंती माला, चिरंजीवी, मिथुन चक्रवर्ती, विजयकांत एंड उषा उत्तुप तो भी इनमें इनके नाम हैं। ठीक है, ये रिपब्लिक डे के पहले दिन यानी कि 25 जनवरी को ये अनाउंस किए जाते हैं ये पद्म अवार्ड्स के नाम। बल्कि इनको दिया जाएगा मार्च मंथ के लगभग, मार्च मंथ में इनको दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें चयनित हस्तियों के पुरस्कार मार्च या फिर अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीन नामों पे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इनमें ये नाम है। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में की गई थी। इस साल 2024 की सूची में 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और इन 2024 पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। ये देखिए पद्म विभूषण कौन कौन है। मिसेस विजयंतीमाला बाली, चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, मिस्टर बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम जो है वो 5 पद्म विभूषण के नाम को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पद्म भूषण जो है वो फातिमा बीवी, जिनका डेथ हो चुका है। ये पहली मुस्लिम, एशिया की पहली मुस्लिम जज थी ये फातिमा बीवी। हॉर्मुसजी एन सामा, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, मिस्टर योंग ल्यूई। योंग ल्यूई जो है फॉक्स, एक ताइवान की कंपनी है, फॉक्सकॉन, जो भारत में मोबाइल वगैरह और चिप्स मैन्युफैक्चर करती है, उसके सीईओ हैं ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के। उनको भी पद्म भूषण भारत के द्वारा दिया जा रहा है। और ये बाकी के सारे नाम है, कौन से स्टेट से कौन बिलोंग करता है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे नाम मैंने लिस्ट आपको यहाँ पे दी है, ये सारे आप देख लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने किस राज्य के साथ संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के साथ जो है भारत का एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2 रिवर्स को इंटरलिंक करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं देखती हूँ आपको आर्टिकल बताती हूँ। ये पीआईबी का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये हुआ है। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट अमंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये है एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये देखिए ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर हैं ये। इसमें आगे देखिए क्या हुआ है। इस परियोजना का लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों को पीने और औद्योगिक पानी उपलब्ध कराना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके बाद भारत संशोधित पीकेसी ईआरसीपी भारत की नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के तहत दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये भारत की पहली नदियों को इंटरलिंक करने की परियोजना थी। ये
पहली लिंक परियोजना है। दूसरी बनी है ये पीकेसी ईआरसीपी, भारत की नदियों को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी यानी कि ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी। इस परियोजना का उद्देश्य बरसात के मौसम के दौरान दक्षिणी राजस्थान की चंबल और कुन्नू, पार्वती और कालीसिंध जैसी सहायक नदियों से अतिरिक्त पानी इकट्ठा करना है। ईआरसीपी परियोजना को 2051 तक राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की पीने और औद्योगिक पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सभी रिवर्स को और इस प्रोजेक्ट को इंटरलिंक करके दोनों राज्यों की पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के ये 13 जिले हैं: अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये इन राज्यों का जो है, ये इस तरफ है, ये मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। तो इसके साथ जो बॉर्डर्स के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, उनको इससे लाभ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है पार्वती और कालीसिंध, और बनास रिवर्स जो है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो इन रिवर्स को भी इंटरलिंक किया जाएगा इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन डायमंड जुबली समारोह मनाया है? तो 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायमंड जुबली यानी कि 75 साल पूरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये देखिए, इसमें पीआईबी का आर्टिकल अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि इस डायमंड जुबली जो समारोह मनाया गया था इसमें पीएम भी मौजूद थे। ठीक है, पीएम इनोग्रेट्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और पीएम ने यहाँ पे कुछ मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स बनेंगी, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 लॉन्च किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथ प्रदान किया है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज टुडे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ टुमारोज ब्राइट इंडिया। जो पॉलिसीज का भी यहाँ पे मोदी जी ने अपना गुणगान किया है। इसमें देखिए, मोदी जी यहाँ पे शामिल थे। इसमें न्यू वेबसाइट, डिजिटल कोर्ट और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, और इन इनिशिएटिव को मोदी जी ने लॉन्च किया था। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को 75 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, ये है मोदी जी। ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो ये लोग यहाँ पे शामिल थे। देखिए, इसमें ये चीज इनोग्रेट की गई थी, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया है। 75वीं वर्ष की शुरुआत हुई है। ये भारतीय संविधान के 75वें वर्ष के साथ मेल खाता है। जैसे हमें भी आजादी, हमारी भारत की आजादी को भी 26 जनवरी को टोटल 75 साल हो गए हैं, 75वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, वैसे ही 75 साल हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी हुए हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए, हमारा 28 जनवरी 1950 को जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन बैठता है? एक तो सीजीआई होता है और प्लस 33 जजेस और होते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। टोटल 34 सीटों का कॉम्पोजिशन होता है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 के तहत बनाया गया है। और हमारे सीजीआई, पहले सीजीआई कौन थे? एच.जे. कानिया जो थे, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेके 141 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीजें मेंशन है, यानी कि कितने लोग यहाँ पे होंगे, क्या क्या इसके कार्य होंगे, क्या क्या पावर्स होंगी, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये नए एसएसबी के जो है डीजी बन गए, डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। जो किसी भी हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है तो डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे कौन थे? रश्मि शुक्ला यहाँ पे जो थे, वो यहाँ यहाँ पे एसएसबी की डीजी थी। वो अभी महाराष्ट्र की डीजीपी बन गई है, पहली महिला डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। ठीक है, इसमें देखिए, ये दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति की कैबिनेट समिति ने एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। जो किसी भी पोस्ट की जो नियुक्ति होती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी देती है। कैबिनेट कमेटी जो होती है वो नियुक्ति प्रदान करती है। सशस्त्र सीमा बल के बारे में आइए जानते हैं।
एसएसबी की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। यह गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। सशस्त्र सीमा बल को 1963 में विशेष सेवा निकाय के रूप में बनाया गया था, जिसे 1966 में विशेष सेवा ब्यूरो का नाम दिया गया था और बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर एसएसबी कर दिया गया था। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल, भारत भूटान सीमा की रक्षा करती हैं। तो एसएसबी के ये इन बॉर्डर्स पे तैनात होती हैं। वैसे भी देश भर में भी इनको तैनात किया जाता है, पर खासकर एसएसबी को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की रक्षा के लिए कार्य सौंपे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा 14वां मतदाता दिवस यानी कि नेशनल नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया गया है। देखिए, 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे और 28 जनवरी को हमारा क्या है, 28 जनवरी को हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसमें 14th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। इसकी थीम क्या रही थी? किसी भी डे डे जो होता है उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है और उस डे की थीम किस थीम पर बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसी के साथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने 2024 के हमारे देश में जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, उनकी घोषणा भी कर दी गई है। चुनाव का पर्व देश का गर्व माना जाता है। इसी के साथ एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की गई है फॉर वाटर अवेयरनेस के लिए। देखिए इसके बारे में और जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को संबोधित किया था और 2023 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से जो है हमारा नेशनल वोटर्स डे, 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है क्योंकि 25 जनवरी को ही हमारा चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इस साल की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इसकी थीम है। आगे देखिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब तक चुनाव आयोग ने हमारे 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं अब तक हमारे देश में। हमारा जो चुनाव आयोग है वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जीक्यूटिव्स देखिए, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है। जो चीफ है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है, बाकी के दो इसके इनके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो टोटल 3 लोगों का कॉम्पोजिशन होता है ईसीआई। ईसीआई में कुल 3 मेन लोग होते हैं। हमारे चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार संविधान के प्राधिकार के तहत कार्य करता है, यानी कि चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया आर्टिकल 324 में दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।